हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब आखिरी के कुछ चैप्टर्स हमारे हैं, ठीक है। अब ये जो चैप्टर्स है काफी बड़े हैं और इसके लिए मैं एक खास चीज आपके लिए कर रहा हूँ। मैं आपको लाइव रिवीजन तो करवाने ही वाला हूँ, लाइव रिवीजन तो करवाने ही वाला हूँ। और इसके एक डिटेल्ड रिवीजन मैं आप लोगों को 3 चैप्टर का डिटेल्ड रिवीजन भी देने वाला हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो आपका गवर्नमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट और अदर एंटिटीज का है, इसका डिटेल पूरे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन देने वाला हूं मैं आपको। चैप्टर नंबर 3 जिससे आपको बहुत डर लगता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, उसका भी पूरा डिटेल रिवीजन में देने वाला हूं आपको। और चैप्टर नंबर 5 का भी डिटेल रिवीजन में आपको देने वाला हूं। तो 3 चैप्टर्स ऐसे दोस्तों, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका मैं आपको डिटेल रिवीजन देने वाला हूं। तो यहां पे क्योंकि हमारे पास में आरआर में समय का बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, तो मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर कराऊंगा। इन चैप्टर के लाइव आपके साथ में कराऊंगा, लेकिन इसके 3 चैप्टर के मैं डिटेल रिवीजन भी आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप इसको, ये 3 चैप्टर्स जो आपको थोड़े क्रिटिकल लगते हैं, आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उसको आप और भी अच्छे से कर सको। और ताकि फिर हम लोग फ्री हो जाए हमारे परम बैच के लिए, जिसमें हम लोग 250 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, उसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, इसका पूरा 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 आप फायदा उठाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप रवि टावरी यूट्यूब चैनल, वी स्मार्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर कनेक्टेड रहिए, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। दोनों चैनल्स पे कनेक्टेड रहिए, दोनों में से कहीं पे एक मैं रिलीज कर दूंगा। और साथ में कुछ समय बाद मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दे दूंगा। तो गाइज, मैं आपके साथ में बना हुआ हूं पूरी तरीके से। और एक बात मैं बता दूं, ऑडिट गुरु चैनल पे, ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने एमसीक्यू बुक, आप टेलीग्राम पे जाइए, ऑडिट गुरु सर्च करिए, ऑडिट गुरु सी रवि टावरी AR लिखा हुआ आएगा। वहां पे हम लोगों ने एमसीक्यू बुक, यस एमसीक्यू बुक, जिसमें सारे 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 एमसीक्यूज है, चैप्टर वाइज और ऐसे वाइज, चैप्टर वाइज ऐसे वाइज। और खास बात, उसका सोर्स भी दिया हुआ है, एक एक एमसीक्यू कौन सा स्टडी मटेरियल का है, कौन सा स्टडी मटेरियल का है, कौन सा एमटीपी का है, कौन सा आरटीपी का है, कौन सा एमसीक्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो भी वहां पे दिया हुआ है। अगर आपकी इच्छा है कि आप लेटेस्ट एमसीक्यूज करो तो वो आपको मिल जाएगा। आपकी इच्छा है कि ज्यादा रिपीट होने वाला एमसीक्यू आप करो तो वो आपको मिल जाएगा। आपकी इच्छा है कि आरटीपी एमटीपी वाला एमसीक्यू आप करें, आरटीपी एमटीपी वाला एमसीक्यू आप करें, तो वो भी हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट, तो वो भी हो जाएगा। तो गाइज, आप पूरा फायदा उठाइए ये फैसिलिटीज का, मेक फुल 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 यूज ऑफ इट गाइज। ओके, आइए दोस्तों, सो हैविंग मेड दैट अनाउंसमेंट, लेट्स क्विकली देखिए, ये नोट्स आपके सामने, फटाफट सुनते जाइए। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवाते जाऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में सेंट्रल एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। दोस्तों 1912 का एक्ट है दोस्तों, 1912, ठीक है। और उसके बाद में हर स्टेट के अपने एक्ट है। तो सर हमको कौन सा एक्ट पढ़ना है? जो हमारे मॉड्यूल में दिया वो पढ़ना है। हमारे मॉड्यूल के अंदर सेंट्रल एक्ट का भी रेफरेंस है और थोड़ा महाराष्ट्र एक्ट का भी रेफरेंस है, जो दिया हुआ है। बस हमको एक फील लेना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ताकि हम लोग जब ऑडिट करने के लिए जाए हमको ऐसा देखा हुआ लगे सब कुछ। हाँ भाई, हमको पता है ऐसी ऐसी चीजें होती है एंड सो ऑन। मैंने हैंड रिटन चार्ट्स है, बड़े प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्तों हैंड रिटन चार्ट्स है। ये हैंड रिटन चार्ट्स आप फॉलो करते जाइए, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी फटाफट बहुत अच्छे से आपका खत्म हो जाएगा। आइए, सबसे पहले सेक्शन 17 है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, वो क्या बोलता है, ऑडिट के बारे में क्या बोलता है। सबसे पहले सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सेक्शन नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आप सीधा लिख सकते हो कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट करना मैंडेटरी है। ऑडिटर्स के लिए खुशी की बात, सबको ऑडिट करना मैंडेटरी है। ये ऑडिट कौन करेगा? या तो ये ऑडिट रजिस्ट्रार खुद करेगा, बहुत पुरानी बात है दोस्तों, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार खुद, आरओसी खुद करेगा। जैसे कंपनीज एक्ट का रजिस्टर होता है, वैसे यहाँ पे आरओसी खुद करेगा, या फिर वो किसी को ऑथराइज करेगा कि तू जाकर ऑडिट कर ले। तो ऑडिट मैंडेटरी दोस्तों, और कौन करेगा वो देख लिया। इसके बाद में ऑडिटर के पावर्स क्या होंगे, जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि बिल्कुल वही पावर्स है जो एक कंपनी के ऑडिटर के पास जो पावर्स होते हैं, बिल्कुल वही वैसे ही पावर्स है। वही एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, वही पावर्स है, और राइट टू डू इंक्वायरी फ्रॉम पीपल। इसके बाद इनको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, कोऑपरेटिव जिसकी वजह से डूबती है, ओवरड्यू डेट्स की वजह से लोग डूबती है। ओवरड्यू डेट्स और बाकी एसेट्स का वैल्यूएशन, एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन बराबर रहना। तो बहुत सिंपल 3 बातें दी हुई है। ऑडिट करना मैंडेटरी है, रजिस्टर करेगा, ऑथराइज पर्सन करेगा,
इनके पास में वही पावर्स होंगे जो कंपनी के पास में होते हैं, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ, इंक्वायरी करने का पावर। और इनको खास ध्यान रखना पड़ेगा, ये लोग जो लोन बांटते हैं दोस्तों, ये लोन बहुत डूब जाते हैं, इनके लोन बहुत डूब जाते हैं, तो इनको खास ध्यान देना पड़ेगा ओवरड्यू डेट्स के ऊपर इनको खास ध्यान देखना पड़ेगा, ओवरड्यू डेट्स के ऊपर, और बाकी एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन बराबर है ना, वो देखना पड़ेगा। आइए अब ठीक है, दो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और जब ऑडिट करते तो उसमें क्या स्पेशल है वो आपको पता होना चाहिए। ये पूरा कभी एक साथ नहीं आएगा दोस्तों, इट इज नॉट गोइंग टू कम, पूरा एक साथ कभी नहीं आएगा। इसमें से कुछ चीजें आ सकती है, खास करके एमसीक्यू के अंदर ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, आइए दोस्तों, सबसे पहले फटाफट अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको ग्रुप कर दिया। हमने 2 पॉइंट्स को बेसिक्स बोल दिया। पहले बेसिक्स में पहले पॉइंट में क्या बोला हुआ है, आप जब सुनते जाइए, नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने बाजू में साइड में सारे चार्ट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहली बात बोली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होना करना पड़ता है, बस वही बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी केस में होते हैं। ठीक है, साफ साफ दिखता है पैसा कहां से आया कहां पे गया, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स की डिटेल रखने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा पैसा आता है सेल्स से जाता है परचेस में, तो सेल्स और परचेस की डिटेल्स आपको रखने पड़ेंगे। आखिरी में बच के जाता है एसेट्स और लायबिलिटी, उसकी डिटेल्स आपको रखने पड़ेंगे, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ एप्लीकेबल। तो कॉपी पेस्ट कंपनीज एक्ट पे जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखने पड़ेंगे दोस्तों। अब फिर सवाल आता है ऑडिटर से रिलेटेड, ऑडिट कौन करेगा, ये सबसे 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 खास बात दोस्तों, ऑडिट कौन करेगा। ऑडिट विल बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिट विल बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और GDCA, गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स, गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, बेसिक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में तो देख लिया, ऑडिट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर सकते हैं, या फिर GDCA, गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर्स ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंट्स, दोस्तों ये लोग ऑडिट कर सकते हैं। these guys can do audit। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट या तो रजिस्ट्रार खुद करेंगे, इनका अपॉइंट बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट दोनों को जाएगी, एक कॉपी रजिस्ट्रार को जाएगी, एक कॉपी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाएगी। काम करने के बाद जब फीस की बात करते हैं, फीस डिपेंड करेगा वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में काम करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, दैट इज शेयर कैपिटल। इनको शेयर कैपिटल लेना पड़ेगा, अगर इनके पास में कोई रिजर्व्स है अपने वो लेना पड़ेगा, प्लस इनके बोरोइंग्स लेने पड़ेंगे। शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बोरोइंग्स, मनी रेज्ड, ये 3 चीजें को ऐड करेंगे तो वर्किंग कैपिटल बनेगा। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी होगी उतनी फीस उनको ज्यादा मिलेगी। लेस फीस गाइस, बेसिक में 2 बातें थी, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, और ऑडिट से रिलेटेड बातें, कौन ऑडिट कर सकता है, 2 लोग ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट जनरली रजिस्ट्रार करेंगे, रजिस्ट्रार करते हैं इनका अपॉइंटमेंट, और काम करने के बाद में इनको जो फीस होती है वो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से मिलती है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस मनी रेज। ये 2 बेसिक पॉइंट है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने जा रहे हैं, ये बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए ना दोस्तों, कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने मेंटेन करने पड़ते हैं, इनको ऑडिट कौन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बेसिक्स पता है, आपको बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए। आइए बैलेंस शीट में आप देखिए, सबसे पहले राइट साइड में क्या आता है, राइट साइड में आपका फिक्स एसेट आता है। फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट के ऊपर है, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फिक्स एसेट रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें सारे डिटेल्स रखने पड़ेंगे। तो कभी भी अगर आप ऑडिट करने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इनका रजिस्टर मेंटेन होता है, वहां से आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिक्स एसेट की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और इन्वेस्टमेंट की ले सकते हो। उसके नीचे क्या आते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, सबसे 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना दोस्तों, ठीक है, ये अपना हार्ड अर्न मनी सिर्फ कुछ लिमिटेड जगह पे ही लगा सकती है, कुछ लिमिटेड जगहों पे ही ये अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इनको खुद को फाइनेंशियल सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग कहां पैसा लगाते हैं, सेक्शन 32, मैंने बोला आपको सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आज तक किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने सेक्शन नंबर पे बिल्कुल भी, आज तक उन्होंने कभी भी सेक्शन नंबर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 32 की, ठीक है, अगर आपको याद रहा तो ठीक है, नहीं याद तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे कहां पे लगा सकते हैं ये लोग, अपना पैसा सबसे पहले लगा सकते हैं वो सिक्योरिटीज जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बताई हुई है, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट बॉन्ड। ये लोग अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा सकते हैं। फिर उससे थोड़ा कम सेफ सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो सेंटर ने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाई है या स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बैंक बनाई है, वहां पर पैसा लगा सकते हैं। भाई आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव मूवमेंट को आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, वहां पे पैसा लगाइए। एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक एज अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर,
कोई दूसरी कोऑपरेटिव बैंक जो रजिस्टर अप्रूव करे वहां पर भी पैसा लगा सकते हैं, या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ऑफ एनी अदर सोसाइटी, जाइए दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एनी अदर मींस। टोटल 5 है दोस्तों। आइए वापस, सबसे पहला वो सिक्योरिटी जो सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में अप्रूव्ड है, दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाइए, उससे थोड़ा कम सेफ। सेंट्रल या स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक, उससे थोड़ा कम सेफ। अदर कोऑपरेटिव बैंक्स एज अप्रूव्ड बाय रजिस्टर, उससे थोड़ा कम सेफ। शेयर्स, डिबेंचर्स या शेयर डिबेंचर्स और शेयर डिबेंचर्स ऑफ शेयर डिबेंचर्स और शेयर्स डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर एज परमिटेड, या फिर जो भी परमिशन दे वहां पे पैसे लगा दे, एज परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स एसेट है, उसके प्रॉपर्टी रजिस्टर की हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आता है, पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी बात हम लोगों ने कर ली। अब उसके बाद में लोन दिए जाते हैं। आइए दोस्तों लोन के बारे में, लोन के बारे में देखिए बहुत प्यारा सा चार्ट दिया हुआ है। लोन के बारे में क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन गिव लोन ओनली टू मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स अपने ही मेंबर्स को लोन दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक से अगर आपको पैसा चाहिए तो पहले मेंबर बनना पड़ता है। देखना कभी भी आपने इसको देखा होगा, ओनली टू मेंबर्स, सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकते हैं। इसके बाद में हाँ दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी को पैसे दे सकते हैं इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर। तो लोन देने की जब बारी आती है, अपनी मेंबर्स को लोन देना है, दूसरों को लोन देना, अगर आपको दूसरों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देना है तो पहले आपको रजिस्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लोन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर लोन देना है तो हमको श्योरिटी, गारंटी लेनी पड़ती है। देखो क्या लिखा हुआ है, जब आप लोन दो, सबसे पहले लोन का और एक पॉइंट है, जब भी आप लोन दो तो बायलॉज, जैसे कंपनी के अंदर एओए होता है, आर्टिकल एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बायलॉज होते हैं। जब भी आपको लोन देना है आपको बायलॉज के हिसाब से लोन देना पड़ेगा दोस्तों, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे मॉनेटरी अमाउंट की लिमिट हो सकता है, किस चीज के लिए लोन देना उसके बारे में लिखा हो। लोन देना पड़ेगा, शर्त यह है आपको लोन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर्सनल आपको सिक्योरिटी, आप हमेशा सिक्योर्ड लोन ही दे पाओगे, बायलॉज फॉलो करना पड़ेगा, सिक्योर्ड लोन ही दे पाओगे, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लगेगी तभी आप सामने वाले को लोन दे पाओगे। मतलब आपको बहुत ही लिमिटेड रिस्क लेनी है, एक तो बायलॉज फॉलो करने पड़ेंगे और पर्सनल सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन देना पड़ेगा। और तो और गारंटी और श्योरिटी लगेगी। दो मेंबर्स ने आकर बोलना चाहिए मैं इस बंदे को जानता हूं, बहुत अच्छा बंदा, इसने पैसे नहीं दिए तो हम पैसे दे देंगे। और इसका हिसाब रखना पड़ेगा, किसने किसके लिए श्योरिटी दी हुई है, कितने मेंबर्स है, हर मेंबर ने कितने लोगों को श्योरिटी दी हुई है, वो रखना पड़ेगा। बायलॉज के अंदर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि भैया एक बंदा ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों के लिए श्योरिटी दे सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बंदे ने 100 लोगों के लिए श्योरिटी दे दी, उसको कुछ हो गया तो 100 लोन का हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 लोन अचानक अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे। आइए दोस्तों, दो पॉइंट आपके लोन से कनेक्टेड है। बायलॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, पर्सनल सिक्योरिटी के बेस पे आपको लोन देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकती है, दो लोगों की श्योरिटी लगेगी, जो भी लोग श्योरिटी दे रहे हैं श्योरिटी रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। और बायलॉज के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को श्योरिटी दे सकता है। देखो एसेट साइड में पहले हम लोगों ने फिक्स एसेट और फिक्स एसेट आपके प्रॉपर्टी, एसेट साइड में हम लोगों ने प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर की बात की, फिर पैसा कहां लगाते उसकी बात की, उसके बाद में लोन आते हैं, लोन्स की बात की, लोन के लिए श्योरिटी लगते हैं उसकी हम लोगों ने बात की दोस्तों। एसेट साइड खत्म हो गया। एसेट साइड में चार बातें थी, दोस्तों, वो खत्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको छोटा छोटा चार पांच मार्क के लिए, चार पांच नहीं, ये आपके दो मार्क के लिए, ठीक है, दो चीज पूछ लेंगे, 2 मार्क के लिए एक कॉन्सेप्ट, 2 मार्क के लिए एक कॉन्सेप्ट, ऐसा आ जाएगा दोस्तों। याद रखिए हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, हमने 2 बेसिक्स पढ़ लिए और 4 बातें आपके एसेट साइड से कनेक्टेड हम लोगों ने देख ली। अब लायबिलिटी साइड की तरफ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी साइड में। आप बताइए सबसे पहले क्या आता है, आपका शेयर कैपिटल आता है दोस्तों। आइए सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल आता है, और शेयर कैपिटल के लिए बड़ा प्यारा सा चार्ट आपके सामने है। शेयर कैपिटल के बारे में क्या लिखा है, शेयर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स में इंडिविजुअल भी पैसा लगा सकते हैं और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पैसा लगा सकती है, बिल्कुल। लेकिन सबसे खास बात, अगर इंडिविजुअल पैसा लगाती है तो रिस्ट्रिक्शन लगता है, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर पैसा लगाती है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है। जानबूझ के ऐसा बनाया गया है ताकि किसी एक पर्सन की, इंडिविजुअल की मोनोपोली ना हो जाए, उसके पास में कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा कंट्रोल ना हो जाए। बिजनेस के लिए नहीं, सभी मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इसको बनाया गया, इसलिए बोला हुआ है 2 लोग पैसा लगा सकते हैं, इंडिविजुअल भी पैसा लगा सकता है, और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पैसा लगा सकती है। लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, परसेंटेज वाइज जो होल्डिंग है 20% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, और फेस वैल्यू वाइज जो होल्डिंग है वो 1000 रुपए के ऊपर नहीं आनी चाहिए। परसेंटेज वाइज 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और फेस वैल्यू वाइज 1000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। अब शेयर कैपिटल के बाद में बोरिंग में सिंपल है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बायलॉज के अंदर बोरिंग को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं
कि वो लोग कितना बोरो कर सकते हैं, कहां से बोरो कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो फॉलो करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी बात है। बोरोइंग की नहीं जाते, फिक्स डिपॉजिट, बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट ले सकते हो, लेकिन जब आप फिक्स डिपॉजिट लो आपको डिटेल फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। आपने किससे फिक्स डिपॉजिट लिया, कितना अमाउंट लिया, कब लिया, कितने टेन्योर के लिया, क्या रेट पे लिया, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे मेंटेन करने पड़ेंगे। दोस्तों लाइबिलिटी साइड भी खत्म हो गया, 3 ही पॉइंट थे, बेसिक्स के 2 पॉइंट थे, एसेट साइड के 4 पॉइंट थे और लाइबिलिटी साइड के आपके 3 पॉइंट है दोस्तों। अब आइए पीएनएल के ऊपर, अब आप लोग आइए, अब आप लोग आइए दोस्तों, अब आप लोग आइए पीएनएल के ऊपर। आइए पीएनएल की बात हम लोग देखते हैं। अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो पीएनएल के इनकम एक्सपेंस के बारे में तो कोई खास बोला नहीं, जैसे बाकी लोगों के इनकम एक्सपेंस होते हैं वैसे कोऑपरेटिव के इनकम एक्सपेंस होते हैं। अप्रोप्रिएशन के बारे में बोला है और बहुत प्यारी बात बोली अप्रोप्रिएशन को लेकर। देखो अप्रोप्रिएशन को लेकर क्या प्यारी बात बोली है, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने प्रॉफिट का 25% मैंडेटरीली 25% ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, क्योंकि ये एक लीगल रिजर्व है, लॉ के हिसाब से बना है, इसलिए उसको स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं। 25% ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि पैसा रिटेन होता जाए और फाइनेंशियली कोऑपरेटिव सोसाइटी स्ट्रांग बनती जाए। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी रिक्वेस्ट करेगी रजिस्टर को, प्लीज ठीक है, आप रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हो, डिविडेंड पे करने के लिए पैसा नहीं होता, प्लीज ये थोड़ी रिक्वायरमेंट कम कर दो, तो दया दिखाकर रजिस्ट्रार इसको कम कर करके 10% पे ला सकता है दोस्तों, 10% पे, लेकिन उससे नीचे नहीं। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की पहली बात, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की पहली बात कि आपको मैंडेटरी ट्रांसफर करना पड़ता है 25%, और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो कम करके उसको 10% पे ला सकते हैं। एमसीक्यू के अंदर दोस्तों ये आ सकता है, ये लिमिट्स बिल्कुल आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं, ठीक है चलो भाई प्रॉफिट को अपने बाजू में कर दिया, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटी के लिए डोनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल, चैरिटी पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन बिल्कुल दे सकते हैं, नेकी और पूछ पूछ, लेकिन एक ही सिंपल शर्त है, प्रॉफिट लेना होगा, प्रॉफिट लेना होगा और प्रॉफिट में से जो स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर होता है 25% वो माइनस करना होगा, फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका मैक्सिमम 10%। ये ध्यान रखना दोस्तों, छोटा सा प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बिल्कुल याद रखना, छोटा सा प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। पहले प्रॉफिट लेना होगा, उसमें से मैंडेटरी जो ट्रांसफर है 25% करना होगा, जो बच जाएगा उसका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन चैरिटी में बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप चैरिटी करना चाहते हो तो चैरिटी में भी। तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्या एजुकेशन फंड, क्या एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं दोस्तों? ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसे बोलते हैं एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूट करना वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी कर दे बहुत सारे स्टेट एजुकेशन फंड में ट्रांसफर। ये कौन सा एजुकेशन फंड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनके मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए फंड होता है, यहाँ पे ट्रांसफर करना मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाता तो ये एक वॉलंटरी शेयरिंग नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, इसको चार्ज बोला जाता है। इसलिए एजुकेशन फंड में जो ट्रांसफर किया जाता है इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं होता, वो एक चार्ज है दोस्तों। वो चार्ज है, इसलिए वो पीएनएल में जाएगा, इट विल गो टू द पीएनएल। देखो आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, वहां पे एजुकेशन फंड का चार्ज है, पीएनएल में जाएगा। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाते हैं, जैसे रिजर्व फंड को जो आप ट्रांसफर करते हो और जो आप चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन देते हो वो आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन से जाते हैं। पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व का ट्रांसफर देख लिया, फिर चैरिटी का ट्रांसफर देख लिया, एजुकेशन फंड का देख लिया दोस्तों। अब ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व का जो पैसा है, रिजर्व तो आपके लाइबिलिटी साइड में होता है ना, उसका पैसा एसेट साइड में होता है। ये पैसा आप कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो? सबसे पहले आप आपके खुद के बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में ला लीजिए। आपका जो भी काम होगा, आपका फार्मर्स को हेल्प करना काम हो सकता है, आपका गरीबों को हेल्प करना काम हो सकता है, बच्चों के लिए काम करना हो सकता है, ठीक है, जो भी आपका काम होगा उसके लिए आप यूज कर लीजिए, ठीक है। या फिर एक्ट के अंदर पांच जगह बताए जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, वहां पे पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप इसको पब्लिक पर्पसेस, ठीक है, आप कुछ ऐसा करिए ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव प्रमोट करो। जैसे आप फार्मर्स है तो फार्मर्स के एजुकेशन के लिए उनके लिए आप यूज कर लो, अगर आप गरीब बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो तो उनके लिए कुछ कर लो, एंड सो ऑन। तो ये जो रिजर्व फंड का पैसा है दोस्तों 3 जगह, एक तो अपने बिजनेस में लगा दो, वर्किंग कैपिटल में यूज कर लो, बेस्ट है, या फिर इन्वेस्ट कर दो जहां पे अलाउड है वहां पे बेस्ट है, या फिर आप आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑब्जेक्ट है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। आइए फिर, तो दोस्तों खत्म हो गया 2 बेसिक पॉइंट थे, 4 एसेट साइड के पॉइंट थे, 3 लायबिलिटी साइड के पॉइंट थे, और फिर आपके 4 पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों। अब आ जाइए स्पेशल फीचर्स की तरफ, मैं स्पेशल फीचर्स की बात करता हूं कि जब आप ऑडिट करने जाते हो तो कुछ खास बातों पे आपको ध्यान देना, एज कंपेयर टू अदर ऑडिट्स आपको कुछ खास बातों पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। आ जाइए स्पेशल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्पेशल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले
सबसे पहले जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप ऑडिट करने जाओ, उसके उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग लॉ रूल्स रेगुलेशंस को डाउनलोड करके उसको आप रीड कर लो, उसका पूरा नॉलेज कर लो, रिसेंट क्या चेंजेस है आप देख लो अच्छे से। फॉर एग्जांपल दिल्ली का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो बोलता है कि डिविडेंड 18% के ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर आपने पता कर लिया, क्योंकि जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी काम चल रहा है, शेयर कैपिटल का काम, बोरोइंग का काम, एसेट्स का काम, इनकम का काम, एक्सपेंस का काम, ये सब कुछ काम कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए वो पहला पॉइंट है, लॉ का पूरा नॉलेज लो उसके हिसाब से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए नहीं बना, मेंबर्स को अच्छे से अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए बना है, सस्ते से सस्ते रेट में गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए बना है, प्रॉफिट के लिए नहीं बना है दोस्तों। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, ऑब्जेक्टिव मेंबर्स को अच्छे से अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज देना है कम से कम रेट के अंदर। इसीलिए पैसे को इनको बहुत अच्छे से यूज करना जरूरी है, इन्होंने प्लानिंग करना चाहिए, बजटिंग करना चाहिए, उसके बाद खर्चा करना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल, खर्चा जब करे तो कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए, वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। ऑडिटर जाके ये चेक करेगा कि इनके जो भी खर्चे हैं वेल प्लान्ड है ना, बजटेड है ना, कॉस्ट कंट्रोल से चल रहे हैं ना, वेस्टेज तो नहीं है, ठीक है, एक्सपेंस इकोनॉमिकल है ना, और क्या प्रॉपर डिसीजन, प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब प्रॉपर वर्ड से निकलता है प्रोप्राइटी ऑडिट दोस्तों, प्रोप्राइटी ऑडिट, ठीक है, प्रॉपर चल रहा है ना वो देखना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कोऑपरेटिव लॉ रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस है ना दोस्तों, और उसके बाद में देखना है कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का पूरा कंप्लायंस है ना। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों आते हैं डेट। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन देती है, उसको रिकवर नहीं कर पाते और फिर बर्बाद हो जाते, बंद हो जाते, इसलिए खास ध्यान देना है डेट के ऊपर। डेट के ऊपर दोस्तों खास ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हमको डेट में टोटल 4 बातें करनी पड़ेगी दोस्तों, 4 बातें करनी पड़ेगी। कौन सी 4 बातें करनी पड़ेगी, आइए एक करके देखते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको लोन्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। आप कैसे लोन्स को वेरीफाई करेंगे, आप एक काम करिए, रैंडमली लोन्स को सिलेक्ट करिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जितने भी लोन बांटे रैंडमली लोन्स को सिलेक्ट करिए और उसका पासबुक देखिए। लोन के अंदर जो भी अमाउंट, जो भी डिटेल्स है पासबुक से मैच होने चाहिए दोस्तों, पासबुक में दिखना चाहिए कि ऐसा लोन दिया गया था। एक काम करिए, इन पर्सन वो बंदे से मिलिए और पूछिए आपने लोन लिया था ना, आप रेगुलरली इसको पे कर रहे हैं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता बेचारों लोगों को कि मेरे नाम पे किसी ने लोन लिया हुआ है। सबसे पहले आप रैंडमली कुछ लोन को सिलेक्ट करिए, उसको पासबुक से मैच करिए, इन पर्सन लोगों से मिलिए और कंफर्म करिए जैसा लोन ये बता रहे हैं सही में रियली ऐसे ऐसे लोगों को इतना लोन दिया है ना। तो सबसे पहला काम रहेगा लोन को वेरीफाई करना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक काम करिए आप, ठीक है, जो ओवरड्यू डेट्स है उसको एनालाइज करिए, ठीक है, ओवरड्यू डेट्स, ठीक है, जो नॉर्मल डेट्स चल रहे हैं, रेगुलरली पैसा मिल रहा है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ओवरड्यू डेट्स है दोस्तों, उसको ओवरड्यू डेट्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ओवरड्यू डेट्स को दोस्तों आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे हम एनालाइज करेंगे ओवरड्यू डेट्स को, आइए दोस्तों, हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज। सबसे पहले एक काम करिए, टाइम वाइज एनालिसिस करिए, टाइम वाइज एनालिसिस करिए कि कितने ऐसे ओवरड्यू अमाउंट है बिलो 6 मंथ्स, ओवरड्यू हुए, ड्यू डेट क्रॉस हो गया लेकिन अभी बिलो 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स टू 5 इयर्स एंड अबव 5 इयर्स, 3 कैटेगरी में बांटिए। और इसमें जो बड़े पुराने जो ओवरड्यू है, लंबे समय से जो ओवरड्यू है, 5-5 साल के ऊपर जा रहे हैं, ये खतरे की घंटी है, ये शायद पैसे कभी भी ना मिले, ये रिपोर्ट करना चाहिए गवर्निंग कमेटी को, माननीय महोदय ये बहुत लेट हो चुका है, ये पैसे कभी ना मिले, इसको राइट ऑफ करने की जरूरत है। पहले आपको ओवरड्यू डेट को टाइम के हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा, बिलो 6 मंथ, 6 to 5 इयर्स एंड मोर देन 5 इयर्स। फिर आपको इसको और एनालाइज करना पड़ेगा दोस्तों, गुड और बैड के अंदर, गुड और बैड के अंदर कितने लोन्स गुड है और कितने लोन बैड है, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। गुड और बैड मतलब रिकवरी वाइज कितने गुड लग रहे हैं, रिकवर हो जाएंगे, कितने बैड। इन ये लोन्स पे हम दबाव डालेंगे, इसको इसके लिए आप प्रोविजन बना लीजिए या फिर इसको राइट ऑफ कर दीजिए। पहले टाइम वाइज एनालाइज किया और बहुत ज्यादा ओवरड्यू को रिपोर्ट कर दिया, फिर रिकवरी वाइज एनालाइज किया और फिर जो बैड है उसको हम लोग उसका प्रोविजन या राइट ऑफ करवाएंगे। फिर आपको रेशियो एनालाइज करना पड़ेगा दोस्तों, ओवरड्यू डेट डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, जितना भी हमारा पैसा है, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस बोरोइंग, उसमें से कितना पैसा ओवरड्यू डेट में पड़ा हुआ है, ये रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर और एक रेशियो निकालना पड़ेगा, ओवरड्यू डेट टू टोटल लोन, भाई टोटल लोन का कितना पैसा हमारा ओवरड्यू में फंसा हुआ है, और एनालाइज करना पड़ेगा ईयर ऑन ईयर, ट्रेंड एनालाइज करना पड़ेगा कि पिछले कुछ 4-5 सालों में सिचुएशन इंप्रूव हो रही है कि डिटोरिएट हो रही है। अगर ये रेशियोज बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, हम ओवरड्यू के जाल में फंसते जा रहे हैं, ठीक है, आपको वापस आपके बड़े लोग जो है, जो आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर है, उनको बताना पड़ेगा। तो कितने तरह के एनालिसिस हुए, पहले टाइम वाइज एनालाइज हुआ, पुराने लोन्स रिपोर्ट कर दो, फिर रिकवरी वाइज एनालाइज हुआ, बैड डेट लोन रिपोर्ट कर दो, फिर रेशियो एनालिसिस हुआ,
ठीक है, उसका ट्रेंड एनालिसिस करो, सिचुएशन डिटेक्ट हो रही है, रिपोर्ट कर दो। तो डेट को लेकर पहले डेट को वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों, फिर उसके 3 तरह के एनालिसिस होंगे, और जहां पर भी खतरे की घंटी है गवर्निंग बॉडी को बताना पड़ेगा, ताकि वो करेक्टिव स्टेप्स लेके और करेक्टिव स्टेप्स ले सके और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बचा सके, जिसको बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा वेरिफिकेशन ऑफ डेट हो गया, उसके बाद में एनालिसिस हो गया। अब यहां पे सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, आइए दोस्तों सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट के बारे में क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल बात लिखिए। बहुत सारे कोऑपरेटिव लॉ ये बोलते हैं कि बैड डेट राइट ऑफ करने से पहले ऑडिटर का अप्रूवल लीजिए। ऑडिटर देखेगा किसका लोन हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्या रीजन है, ठीक है। ये कोई रिश्तेदार तो नहीं है गवर्निंग बॉडी के, ये सब कुछ देखा जाता है, वो अप्रूव करता है, उसके बाद ही राइट ऑफ किया जाता है। लेकिन अगर किसी लॉ में नहीं भी लिखा है तो कम से कम जो हाईएस्ट अथॉरिटी, जो मैनेजिंग कमिटी है, उनके अप्रूवल के बाद ही राइट ऑफ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि दोस्त भाई रिश्तेदार, जो दोस्त भाई रिश्तेदार है, ठीक है, बस दोस्त भाई जो रिश्तेदार है, ठीक है, बस उनके लोन राइट ऑफ हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। सो दे नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल दोस्तों, एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। फिर अगर हम बात करते हैं तो देखिए डेट के बारे में कितना है, पहले डेट को वेरीफाई किया, फिर डेट का एनालिसिस किया, एनालिसिस करके रिपोर्ट कर डाली, फिर उसके बाद में बैड डेट राइट ऑफ की हम लोगों ने बात कर ली। कम से कम ऑडिटर का परमिशन ले लो, बहुत सारे एक्ट में लिखा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं भी लिखा हुआ है तो कम से कम मैनेजमेंट कमेटी हाईएस्ट लेवल का अप्रूवल होना चाहिए। आखिरी बात दोस्तों, इंटरेस्ट का क्या होगा, ओवरड्यू इंटरेस्ट का क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ओवरड्यू इंटरेस्ट का क्या होगा, आपको जब आप इंटरेस्ट इनकम बुक करते हो ना, क्या एंट्री पास करते हो, जब इंटरेस्ट बुक करते हो क्या एंट्री पास करते हो, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम आप पास करते हो, ठीक है। अब आपको जैसे ही कोई लोन ओवरड्यू हो जाता है, इंटरेस्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो कंजर्वेटिव बनना है और आपको उसका रिजर्व क्रिएट कर लेना है, इनकम से निकालना है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही लोन ओवरड्यू हो जाए, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो आप रिवर्स कर दे दोस्तों। उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों ने वो अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट का रिवर्सल होता है कंजर्वेटिव। तो 4 बातें हो गए, पहले डेट को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट ऑफ में अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है उसका रिजर्व बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट वो रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट, कोऑपरेटिव ऑडिट करते हो, स्पेशल बात है तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ रूल्स रेगुलेशन को समझना और उसका कंप्लायंस, हर स्टेट का अलग होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का कंप्लायंस। उसके बाद में होता है डेट के प्यारे प्यारे 4 बातें, डेट की प्यारी प्यारी 4 बातें। अगर हम बात करते हैं अदर एसेट्स और लायबिलिटीज, बहुत सिंपल सी बात दी है दोस्तों। अदर एसेट्स और लायबिलिटी, अदर एसेट्स में सबसे फेमस होता क्या है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आप कॉस्ट की बात करिए, ठीक है, सही कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है एसेट खरीदने में, कंस्ट्रक्ट करने में, वही कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। रिपेयर्स आपका कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सही में कोई मेजर मॉडिफिकेशंस है तो वही चीजें आनी चाहिए। कभी कभी रिवैल्यूएशन होता है तो प्रॉपर रजिस्टर, एक अच्छे रिवैल्यूएशन एक्सपर्ट से रिवैल्यूएशन करना चाहिए। डेप्रिसिएशन आपने देखना चाहिए, यूजफुल लाइफ बराबर थी ना, मेथड बराबर थी ना, और बराबर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करके बता रहना। तो फिक्स एसेट का वैल्यूएशन कैसे होता है दोस्तों, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट सही होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन सही होनी चाहिए, तो वैल्यूएशन बराबर सही हो जाएगा। करंट एसेट्स की वैल्यूएशन हम लोग बात करते हैं। करंट एसेट्स में आपके इन्वेंट्री आ सकती है, तो उसमें मेजरली इन्वेंट्री आती है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेवल, जो भी कॉस्ट लगी थी उस एसेट को बनाने में, करने में, उसकी कॉस्ट या फिर उसके रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर आप लेकर चलेंगे। तो अदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की अगर बात करें, ठीक है, आपने देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड तो नहीं है, और अगर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कोई अनरिकॉर्डेड नहीं है और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो नोट्स अकाउंट्स में दिखना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने डेट के अलावा जो अदर एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स की बात कर ली, और लाइबिलिटी की बात कर ली, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की भी बात कर ली हम लोगों ने दोस्तों। आइए आइए आइए, ठीक है, बड़ी प्यारी चीज हो गई। तो अदर्स के अंदर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है। अदर्स के अंदर बड़ी प्यारी चीज है स्पेशल रिपोर्ट रजिस्टर, एग्जाम में बहुत फेमस है स्पेशल रिपोर्ट रजिस्टर। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि सीरियस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सीरियस इरेगुलरिटी हुई है, सीरियस कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है, तो अगर ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है,
तो अपना जजमेंट ला के फिर वो लोग उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार को करना पड़ेगा। 4 रीजन हो सकते हैं दोस्तों, जनरली 4 रीजन होते हैं जिसके लिए रजिस्ट्रार को रिपोर्ट किया जाता है। ई मैप, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करने के लिए ई मैप लगेगा। ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, अगर ऐसा देखते हैं कि एक्सपेंस के अंदर फ्रॉड है, ठीक है, फेक एक्सपेंसेस है, ओवर पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस का ज्यादा पे किया है, अगर इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्रॉड किया है, उसके पैसे का मिसयूज किया है, फेक एक्सपेंसेस के लिए पे किया है, ओवर पेमेंट किया हुआ है, गलत चीजों के लिए पे किया हुआ है, तो हम रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर देंगे। एम स्टैंड फॉर मिसमैनेजमेंट है, बराबर इलेक्शंस नहीं हो रहे, गवर्निंग कमेटी बराबर मीटिंग्स नहीं कर रही, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही, फिर हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। ए स्टैंड फॉर एडवांसेस, अगर लोन्स बांटे जा रहे हैं, लोन एडवांसेस बांटे रेकलेसली अपने दोस्त भाई रिश्तेदारों को बिना सोचे समझे, बिना सिक्योरिटी लिए, बिना पर्पस देखे, ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। पी स्टैंड फॉर पर्सनल प्रॉफिटिंग, डिसीजंस बस ऐसे लिए जा रहे हैं ताकि गवर्निंग मेंबर्स खुद का प्रॉफिट बुक कर सके। चीजें भाई कहां पे लगेगा, नया गोडाउन कहां पे आएगा, जहां पे गवर्निंग मेंबर्स की जगह है वहां पे आएगा, बस यही अगर लगा हुआ है दिमाग में तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत सिंपल है। अगर ऑडिटर को ऐसा लगा कि सीरियस इरेगुलरिटीज चल रही है, तो अंदाजा लगा, अगर ऐसा लगा तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा स्पेशल, ठीक है, स्पेशल आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। ई मैप, एक्सपेंसेस में गड़बड़, एम फॉर मिसमैनेजमेंट में गड़बड़, मिसमैनेजमेंट है, ए स्टैंड फॉर एडवांसेस में गड़बड़ है, एंड पी स्टैंड फॉर पर्सनल प्रॉफिटिंग है, तो बताना पड़ेगा। आइए दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, लेट्स सी फिर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट जो भी आपने बनाई है पहले डिस्कस करिए। ऑडिट रिपोर्ट जो भी आपने बनाई है पहले आपको डिस्कस करनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी सेक्रेटरी को बोलना चाहिए मुझे मैनेजमेंट कमेटी से मिलना है, ये देखिए ड्राफ्ट रिपोर्ट है, मैं ये बातें लिखने वाला हूं आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वो जो भी बोलना चाहते हैं सुन लो। देखो अगर जस्टिफाइड लगे तो अपनी रिपोर्ट को थोड़ा चेंज कर लो, बदल दो, लेकिन ड्राफ्ट रिपोर्ट हमेशा उनसे डिस्कस करना, उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट्स को फाइनलाइज करना। ऐसे बिना बोले चीजों को फाइनलाइज नहीं करना चाहिए, सामने वाले को बोलने का मौका जरूर देना चाहिए, उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। आखिरी में क्लासिफिकेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लासिफिकेशन होता है ए बी सी डी, उनको बेसिकली मार्क्स दिए जाते हैं। वो लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इंटरनल फंक्शनिंग के बेस पे, हर डिपार्टमेंट के बेस पे उनको मार्क्स मिलते हैं, उनके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं उसके हिसाब से एबीसीडी क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से आरबीआई कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स को पावर देता है कि तुम कितने ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हो, एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने क्लासिफिकेशन से खुश नहीं है तो वो रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेंगी, प्लीज आप एक बार ऑडिटर को बोल देना कि एक बार रिव्यू कर ले, तो रजिस्ट्रार के बोलने पे ऑडिटर एक बार रिव्यू करेगा जरूर। तो दोस्तों आपके अदर्स में 4 पॉइंट थे। आपके अदर एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन वाला पॉइंट था, स्पेशल रिपोर्ट रजिस्ट्रार था, फिर रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले एक बार डिस्कस कर लीजिए, और फिर ऑडिट क्लासिफिकेशन की बात थी। स्पेशल पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए दोस्तों, स्पेशल पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए दोस्तों। अभी इस बार आपके कोर्स में डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक टॉपिक हुआ करता, वो डिलीट हो चुका है दोस्तों, ध्यान रखना, इट इज डिलीटेड। वो आपके कोर्स में, आपके मॉड्यूल में डिलीट हो चुका है दोस्तों, तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस देखिए, मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत डेप्थ में लिया, अब मैं कुछ लिमिटेड चीजें आपके लूंगा और मैं सीधा फिर जाऊंगा अदर एंटिटी की तरफ। मैंने आपको पहले ही बता दिया लेक्चर की शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं इस चैप्टर का डिटेल रिवीजन आपको देने वाला हूं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ टॉपिक मैं छोड़ भी दूं तो आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है, वो मिल जाएंगे, आप बिल्कुल उसको देख सकते हो, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बहुत सारे स्टेट्स में होती है, वहां पे सबसे खास बात है कि वो लोग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, दे कैन नॉट गिव पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद में जो बातें हैं ये कंपनीज एक्ट से बहुत ज्यादा मेल खाती है, बहुत ज्यादा, ये समझना बहुत आसान है। कंपनीज एक्ट में जो बातें लिखी है उससे बहुत ज्यादा ये मैच करते हैं, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर समझ जाइए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, हु कैन डू ऑडिट, सिर्फ आपके जो चार्ट अकाउंटेंट है, ये सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 2 3 4, सबसेक्शन 1 में चार्ट अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और कोई ऑडिट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट 2 लोग कर सकते हैं, चार्ट अकाउंटेंट या जीडीसी है, लेकिन मल्टी स्टेट का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, आप ध्यान रखना। अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने एक सीक्वेंस में रखा है चीजों को, आइए, ठीक है। सबसे बड़ा होता है बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट छोटा होता है मेंबर्स शेयर होल्डर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो ऑडिट नहीं कर सकते। उनसे छोटे होते हैं ऑफिसर्स, वो ये सीक्वेंस में याद रखिए, ऑफिसर उसकी वो ऑडिट नहीं कर सकते। उससे छोटे तो एम्प्लॉइज, वो ऑडिट नहीं कर सकते। फिर जो लोग एम्प्लॉइज है,
एम्प्लॉइज या ऑफिसर एम्प्लॉय के, वो ऑडिट नहीं कर सकते। उनसे छोटा कौन है? जो इंडेटेड है फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1000, सिर्फ 1000 की लिमिट है दोस्तों, 1000। या फिर उससे छोटे कौन होते हैं? जिन्होंने गारंटी या सिक्योरिटी दी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि भाई अगर मेरे दोस्त ने पैसे नहीं दिए तो मेरे एसेट्स बेच देना, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1000। ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में इनडेट की लिमिट 5 लाख है, यहाँ पे 1000 रुपए है। कंपनीज एक्ट में गारंटी की लिमिट 1 लाख है, यहाँ पे 1000 रुपए है। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन है। और अगला तो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ऐसा बंदा जो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो, ठीक है, वो सभी मल्टी स्टेट में डिस्क्वालीफाई, मतलब अगर आप एक जगह डिस्क्वालीफाई होंगे तो आप सभी मल्टी स्टेट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही खतरनाक सा क्लॉज है ये दोस्तों। ठीक है, जब भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद की चीजें मैं अभी यहाँ पे कवर नहीं करने वाला। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं और डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर सभी चीजें कवर हो जाएंगी। आप जहां से बोलो वहां से आप उसको शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट वाइज वहां पे टैग लगवा दूं, कोशिश करूंगा। अगर कॉन्सेप्ट वाइज टैग लग गए तो आपको और भी मजा आएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सीधा वो कॉन्सेप्ट के ऊपर जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाजू में रखते हैं, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान हम लोग लेते हैं। अब आपके आखिरी डिफरेंट एंटिटीज का मैं यहाँ पे आपको गुरु मंत्र देने वाला दोस्तों। इतना प्यारा गुरु मंत्र दूंगा, आप लोग मजा करोगे दोस्तों, एंजॉय करोगे। यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू लव इट गाइज। आइए अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अदर एंटिटीज का, देखो मैंने याद रखने के लिए थोड़ा शॉर्टकट है। ठीक है, पहले बच्चे का बर्थ होता है हॉस्पिटल में, तो ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल हम लोग पढ़ने वाले। फिर वो पढ़ने जाता है, ठीक है, स्कूल्स कॉलेज में, तो ऑडिट ऑफ एजुकेशन हम लोग पढ़ने वाले। फिर वो दोस्तों के साथ बाहर घूमना शुरू करता है, होटल में खाना खाता है, तो ऑडिट ऑफ होटल्स हम लोग पढ़ने वाले। फिर बंदा मूवीज देखने जाता है, तो ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल्स हम लोग पढ़ने वाले। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो क्लबिंग करता है, तो फिर ऑडिट ऑफ क्लब्स हम लोग पढ़ने वाले। जब बूढ़ा हो जाता है तो चैरिटी का काम करता है, तो ऑडिट ऑफ चैरिटी हम लोग पढ़ने वाले। बर्थ हुआ हॉस्पिटल, स्कूल गया एजुकेशन, ठीक है, रेस्टोरेंट गया होटल्स, फिर उसके बाद मूवीज गया सिनेमा हॉल, ठीक है, क्लबिंग की क्लब्स, और कुछ अच्छा किया सोसाइटी के लिए चैरिटी। तो ये अलग अलग 6 एंटिटीज है जिनका ऑडिट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। मैं अब इसमें गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं। क्या गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं? हम लोगों ने इतने प्यारे नोट्स बनाए दोस्तों, बहुत ही प्यारे नोट्स। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही प्यारे दोस्त, हम लोगों ने बहुत ही प्यारे नोट्स बनाए दोस्तों, बहुत ही प्यारे नोट्स। क्या नोट्स बनाए मैं आपको बताऊं, क्या है ये प्यारे नोट्स। ठीक है, ये प्यारे नोट्स ऐसे है दोस्तों, ठीक है, कि हम लोगों ने हर एंटिटी के अंदर जो पॉइंट्स लॉ और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं उनको पहले ले लिया कि भाई पहले आप किसी भी एंटिटी के लिए अगर लॉ लगता है, किसी भी एंटिटी के लिए कोई लॉ लगता है या कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कोई प्यारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आ जाए। उसके बाद में मेजर इनकम का पॉइंट आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर इनकम, यही सबसे ज्यादा याद रखना पड़ता है, मेजर इनकम। उसके बाद में मेजर एक्सपेंसेस, फिर एसेट्स और अदर पॉइंट। किसी भी एंटिटी को समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, उसके लिए कोई स्पेशल लॉ लगता है क्या, वहां पे कोई स्पेशल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगता है क्या, फिर मेजर इनकम्स कौन से अलग अलग। जनरली एक्सपेंसेस एक जैसे होते हैं, एसेट्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, और अदर पॉइंट्स। अगर मैं आपको बोलूंगा मेजर एक्सपेंस और एसेट्स तो और अदर पॉइंट्स रिपीटेटिव नेचर के दोस्तों, जो सबसे अलग होता है हमेशा मेजर इनकम ही होता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी एंटिटी के ऑडिट के बारे में पूछे, अगर आपको कोई भी किसी भी एंटिटी के ऑडिट के बारे में सोचे, तो आपने कोई स्पेशल लॉ लगता है क्या, स्पेशल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगता है क्या, उसके बारे में बात करो। उसके मेजर इनकम्स के बारे में बात करो, उसके मेजर एक्सपेंस के बारे में बात करो, एसेट्स के बारे में बात करो और अदर चीजों के बारे में बात करो। आइए मैं सबसे पहले आपको हॉस्पिटल के बारे में बताता हूं, ठीक है। कुछ एक आध दो एंटिटीज मैं आपको करवा देता हूं, और फिर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको पूरा डिटेल रिवीजन वीडियो दिया हुआ है, वहां से जाकर आप फटाफट स्पीड बढ़ाकर चीजों को आप कर सकते हो, पूरे डिटेल्स आप कर सकते हो दोस्तों। आइए, अगर मैं बात करता हूं आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, तो सबसे पहले देखिए हमारे जो मॉड्यूल में दिया वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मॉड्यूल के अंदर जो बातें दी हुई है दोस्तों वो 20 साल पुरानी है, और हमको 20 साल पुरानी बातें लेके चलना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल वालों को कहना है कि हॉस्पिटल को कोई स्पेशल लॉ नहीं लगता, तो लॉ का तो कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पॉइंट है।
हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे एप्रन्स होते हैं, ठीक है, आपके एप्रन्स रहेंगे, डॉक्टर्स के जो लोग काम करते हैं उनके एप्रन्स रहेंगे, पेशेंट के स्पेशल कपड़े होते हैं, ठीक है, आपके बेडशीट्स होते हैं, आपके पिलो कवर्स होते हैं, आपके कर्टन्स होते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारे। फिर उसके बाद में बहुत सारी दवाइयाँ होती है, आपके टेस्टिंग के लिए बहुत सारे किट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, इंटरनल चेक होना चाहिए बहुत स्ट्रांग। जब आप चीजें परचेस करें तो एक दो लोग इन्वॉल्व हो, एक का काम दूसरा। इंटरनल चेक मतलब क्या होता है? जब एक बंदे का काम दूसरा बंदा अपने आप चेक करता है, एक बंदे का काम दूसरा बंदा अपने आप चेक करता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। उसको इंटरनल चेक बोला जाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल चेक, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है कि भाई परचेस करते वक्त इंटरनल चेक है ना, स्टोरेज एकदम सही तरीके से किया हुआ है ना, जब इशू करते हैं सही बंदे को सही चीज इशू करनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको जाकर देखना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और उसमें इंटरनल चेक है ना, अपने आप एक बंदे का दूसरा बंदा अपने आप चेक कर रहा है ना, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। मेजर इनकम की बात अगर मैं करूं, सबसे ज्यादा पैसा देखो, इसको भी एक तरीके से सबसे ज्यादा पैसा, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? पेशेंट की फीस से। सबसे ज्यादा पैसा दोस्तों पेशेंट की फीस से आता है। सबसे पहले उसके बारे में बात करना है। फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, हो सकता है कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे डोनेट करते हो, सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है। फिर उसके बाद में लेगेसीज, लोग चले जाते हैं और अपने विल के अंदर प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, लेगेसीज को लेकर बात है, लेगेसीज और डोनेशन से पैसा आता है। और कहां से पैसा आता है दोस्तों? ग्रांट्स और टीडीएस से पैसा आता है। और कहां से आता है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 5 सोर्सेस है और ये पूरा पैसा आपका कैश कलेक्शन होता है। हमको ये पांचों के बारे में बोलना है, ठीक है। तो आपको हमेशा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है। सबसे ज्यादा पैसा पेशेंट से आया, फिर उसके बाद में पैसा सब्सक्रिप्शन से आया, फिर उसके बाद में पैसा लेगेसीज और डोनेशन से आया, फिर ग्रांट और टीडीएस से आया, और फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है। और ये पांचों पैसा बराबर आ रहा है ना कैश बुक में, वो हमको चेक करना पड़ता है। अब एक एक करके पेशेंट का आप कैसा, मैं अब आपको फिर गुरु मंत्र देख रहा हूँ, दे रहा हूँ। देखो कैसे आपको सोचना है, आपको रिवर्स सोचना है। पीएनएल के अंदर जो पेशेंट फीस दिख रही है, पीएनएल के अंदर जो पेशेंट फीस दिख रही है, वो आपने देखना चाहिए जो आपका फी रजिस्टर है उससे मैच हो रहा है ना। फी रजिस्टर से मैच हो गया, आपका दिल खुश हो गया। अब एक काम करिए, फी रजिस्टर में से रैंडमली आप बिल सिलेक्ट करिए। फी रजिस्टर में से आप रैंडमली बिल सिलेक्ट करिए, ठीक है। और देखिए रैंडमली आप लोगों ने बिल सिलेक्ट किया, और देखिए ये जो बिल है पेशेंट रजिस्टर से डेट, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो थे, कौन से रूम में थे, कौन से टाइप के रूम में थे, वो मैच हो रहा है ना, उसका रेट बराबर चार्ज हो रहा है ना, उनके बराबर टेस्ट जितने भी थे वो बिल के अंदर आए ना, और उनको जितनी दवाई दी थी वो भी वहां पे चार्ज किया गया ना। रिवर्स सोचा आपने, आप पीएनएल से फी रजिस्टर पे गए, फी रजिस्टर से आपने बिल सिलेक्ट किए, और बिल सिलेक्ट करने के बाद में बिल सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बिल सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको पेशेंट के रजिस्टर से देखा, उसके टेस्ट देखे, आपने उसके मेडिसिन, ये चीजों को चेक किया। अब सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं। सबसे पहले पेशेंट फीस था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, गुरु मंत्र। अब यहाँ पे मैं अब उसकी बात करता हूं पेशेंट सब्सक्रिप्शन की। पीएनएल के अंदर जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दोस्तों, पीएनएल के अंदर आपको जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है वो आपके सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से मैच होना चाहिए दोस्तों। इट शुड मैच विद द सब्सक्रिप्शन रजिस्टर। सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से पहले मैच हो जाए, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से आपका मैच हो गया, थोड़ा सा दिमाग में विजुलाइज करिए सब्सक्रिप्शन रजिस्टर दिखता कैसे होगा। उसमें पहले सीरियल नंबर होगा, फिर लोगों का नाम आता होगा, ठीक है, फिर उनके कितने उनसे पैसे आने, इनकम ड्यू आता होगा, बाजू में कलेक्शन आता होगा, आउटस्टैंडिंग या एडवांस आता होगा। बस आपको एक एक कॉलम को चेक करना है, आपके जो मेंबर्स है वहां पे सब्सक्रिप्शन रजिस्टर में जो मेंबर्स है वो मेंबर रजिस्टर से मैच होना, वो देखना है। फीस, हर कैटेगरी के मेंबर की फीस मैच होना आपको वो देखना है। जो कलेक्शन है वो कैश बुक से आपको मैच करना है, और आपको देखना है कैलकुलेशन आउटस्टैंडिंग एडवांसेस बराबर है ना, वो आपके बैलेंस शीट में दिख रहे हैं ना, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर लार्ज आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। देखिए वापस मैंने रिवर्स सोचा, पूरे चैप्टर का गुरु मंत्र है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर वर्ड टू वर्ड रखने का नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, वर्ड टू वर्ड रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बेवकूफी होगी सबसे बड़ी। फ्री फ्लोइंग चैप्टर है, एकदम फ्री फ्लोइंग। तो पहले हमने फ्री फ्लोइंग में पेशेंट की फीस चेक कर ली, फ्री फ्लोइंग में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन चेक कर लिया। अब आइए उसके नीचे क्या आता है, लेगेसी एंड डोनेशन। लेगेसीज की लिस्ट ले लीजिए, कितने लोगों से लेगेसी मिली है, और उनकी करस्पॉन्डिंग विल देख लीजिए, विल के अंदर क्या लिखा था, चीजें मैच हो रही है ना, कैश कलेक्शन मैच हो रहा है ना। फिर डोनेशन पे, डोनेशन की लिस्ट ले लीजिए, वापस आप कैश से मैच कर लीजिए। आप एक काम करिए, कंफर्मेशन ले लीजिए, आप कंफर्मेशन लीजिए लोगों से कि आपने सही में डोनेशन दिया ना। और एक चीज आप कंफर्म कर सकते हैं, जो आपके बड़े बड़े डोनर्स थे, इस साल आपने डोनेशन नहीं दिया ना, ये भी आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। आइए ग्रांट और टीडीएस की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने एप्लीकेशन दिए होंगे,
आपने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया, वहां से अमाउंट मैच होना चाहिए, अप्रूवल से मैच होना चाहिए, बैंक अकाउंट से मैच होना चाहिए। टीडीएस की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न में आपने भरा होगा टीडीएस रिफंड के बारे में, तो आपके रिटर्न में कितना रिफंड रिसीवेबल था वो मैच होना चाहिए आपके रिटर्न से। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है दोस्तों, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के आप रजिस्टर लीजिए, आप देखिए जितने इन्वेस्टमेंट है सबकी इनकम बुक हुई है ना, प्रॉपर रेट से बुक हुई है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। कैश कलेक्शन तो बहुत सिंपल चीज है, कैश बुक में जो एंट्रीज है, कैश बुक में जो एंट्रीज है वो वाउचर से मैच होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कैसे बात की दोस्तों, सबसे पहले आपका पेशेंट की फीस, आपकी पेशेंट की फीस, उससे फिर आपके सब्सक्रिप्शन, उसके बाद में आपके लेगेसीज एंड डोनेशन, आपके टीडीएस, और उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैश कलेक्शन। आइए दोस्तों मेजर एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, एक्सपेंस की चिंता मत करिए, बहुत ही रिपीटेटिव नेचर की चीजें दोस्तों, बहुत ही रिपीटेटिव नेचर की चीजें मिलेगी आपको, बहुत ही रिपीटेटिव नेचर की चीजें आपको एक्सपेंसेस के अंदर मिलने वाली है दोस्तों। आइए अगर मैं एक्सपेंस की बात करता हूं, सबसे बड़ा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन्होंने बजट अप्रूव किया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो देखना चाहिए अप्रूव्ड है ना, अप्रूव्ड से चल रहे हैं ना, ट्रस्टीज है, मैनेजिंग कमेटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा होता है दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा होता है तो अप्रूव चल रहा है ना, वो आपने देखना चाहिए। फिर जो सैलरीज है, सैलरीज उसके इंक्रीमेंट है वो भी अप्रूव्ड है ना, बहुत कॉमन चीज है, हर जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और सैलरी आएगा ही खर्चों के अंदर, बहुत कॉमन चीज है। फिर आपको देखना है कि जो बड़े बड़े आपके मशीन्स होते हैं, मेडिकल मशीन होते हैं, उसका डेप्रिसिएशन बराबर चार्ज हो रहा है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। अब आइए, बस एक्सपेंस में इतना ही था, यही तो मजा है, एक्सपेंस में इतना ही था, आपका मेजर काम सिर्फ इनकम का ही है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर की, अगर मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर की बात करता हूं दोस्तों, बस आपको इन्वेस्टमेंट की अगर चेक करना बहुत सिंपल है, आप एक काम करिए, इन्वेस्टमेंट आप सबसे पहले बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट का बैलेंस और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर का बैलेंस मैच होना चाहिए। और आपका जो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट्स आपस में मैच होने चाहिए। आप ये देखिए, बस अगर मैच हो रहे, बैलेंस शीट टू रजिस्टर मैच हो रहा, रजिस्टर से इन्वेस्टमेंट मैच हो रहे, इन्वेंट्री भी सेम, बैलेंस शीट से इन्वेंट्री रजिस्टर मैच होना चाहिए, रजिस्टर से आपका एक्चुअल इन्वेंट्री मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच हो गया, लिखा भी है वहां पे, तो चीजें बहुत बढ़िया है। कोई खास बात, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बजट बनता है, देखिए बजट बराबर बनाना और जो एक्चुअल इनकम एक्सपेंस है बजट के आसपास है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्यों डिफरेंस है। हमको मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर लगेगा, हमको मैनेजमेंट का दोस्तों रिप्रेजेंटेशन लेटर लगेगा, कि लिख कर दो जितनी भी बातें, जितनी इंपॉर्टेंट बातें, एस्टिमेट्स, अजम्पशंस हमने बोले हैं, वो सब कुछ सही है। दोस्तों देखो कितना प्यारा, पहले हम लोगों ने बोला हर एंटिटी के लॉ और इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात कर लो, फिर उसके हर मेजर इनकम के बारे में बात कर लो, फिर आप मेजर एक्सपेंस के बारे में बात कर लो, मेजर एक्सपेंस के बारे में आप बात कर लीजिए, फिर आप एसेट्स, फिर आप मेजर एसेट्स के बारे में बात कर लीजिए, और उसके बाद में अदर पॉइंट्स के बारे में बात कर लीजिए। देखिए आपके सामने बड़ा, और मैं आपको बता रहा हूं, जो रिवीजन लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, हर एंटिटी का बड़ा प्यारा, हर एंटिटी का बड़ा प्यारा इसी तरीके से फ्लो दिया हुआ है। बहुत ही देखते देखते कुछ ही समय में, ठीक है, स्पीड बढ़ा के आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से ये एक आध घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, और आप उसको अगर रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तो एग्जाम में फोड़ देंगे दोस्तों आप लोग, एग्जाम में, ठीक है, जबरदस्त धूम मचाएंगे आप लोग। आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अब मैंने आपको बता दिया, बस सेम फ्लो में उसी तरीके से हमने एजुकेशन को किया है, उसी तरीके से हम लोगों ने होटल्स का भी देखा है, उसी तरीके से, और मैंने आपको बोला कि वो लेक्चर आपको मिलेगा, उससे आप कवर कर लोगे। उसी तरीके से हम लोगों ने सिनेमा का भी बोला है, उसी तरीके से हमने क्लब्स का बोला है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का बोला है। इसके अलावा एक और बात, मैं ऑडियो रिवीजन, ठीक है, इस चैप्टर की खासकर, यहां से जितने भी चैप्टर्स होंगे दोस्तों, उसका मैं ऑडियो रिवीजन जरूर बच्चों को देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव ऑडियो रिवीजन फॉर श्योर देने वाला हूं। तो आपके पास में, अगर आप वो लेक्चर देखना चाहो, वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो, अगर आप ऑडियो रिवीजन आपके पास में हो, वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो दोस्तों। आइए, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं आपकी, मैं सोच रहा हूं कि इसके ये 6 आइटम्स के अलावा यहाँ पे, ठीक है, एलएलपी की मैं बात करता हूं, बहुत ही सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एलएलपी आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन एलएलपी के बारे में बात करता हूं, इसके ऊपर चीजें आ सकती दोस्तों। आइए, क्या लिखा हुआ है, सभी एलएलपीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, सभी एलएलपीज को ऑडिट करना मैंडेटरी है, लेकिन एग्जेम्पशन है, अगर टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं जाता, या फिर और अगर पेड अप कैपिटल 25 लाख के ऊपर नहीं जाता,
ठीक है, अगर दोनों में से कहीं पर भी आप ऐसे हो कि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं जाता या फिर आपका पेड अप कैपिटल 25 लाख के ऊपर नहीं जाता, तो आपको ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। वॉलंटरी आप ऑडिट करना चाहो तो करवा लो। तो सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी है, सबको ऑडिट करना मैंडेटरी है। 2 लोगों को एग्जेम्पशन है, जिनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं जाता और जिनका कैपिटल 25 लाख के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, साल खत्म होने के बाद में 60 दिनों के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, साल खत्म होने के बाद में 60 दिनों के अंदर फॉर्म नंबर 11 में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल इस साल की इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसे आपका टर्नओवर और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी आरओसी को, ताकि भाई आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी चल रही है, आपके फाइनेंसेस और बाकी क्रिटिकल डिटेल्स कैसे चल रहे हैं पता रहे उनको। तो फॉर्म नंबर 11 में 60 दिनों के अंदर देना पड़ेगा दोस्तों। फिर मैं अगर बात करता हूं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, फिर मैं अगर बात करूं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी दोस्तों, ठीक है। एलएलपी कहीं डूब ना जाए, पैसे डूब ना जाए, इसलिए सभी एलएलपी को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हम सॉल्वेंट है, हमारे एसेट्स हमारे लायबिलिटी से ज्यादा है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनाना पड़ेगा और फॉर्म 8 में सबमिट करना पड़ेगा। कब? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब पहले 6 महीने खत्म होंगे और वहां से 30 डेज के अंदर हमको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी देना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं फीस की, तो हर चीज के लिए फीस है। अगर आपको फॉर्म नंबर 11 में एनुअल रिटर्न भरना है 60 दिनों के बाद में, या फॉर्म नंबर 8 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी भरना है 6 महीने से 30 दिनों के 6 महीने के एंड से 30 दिनों के अंदर, तो आपको नॉर्मल फीस तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट क्रॉस कर दी तो आपको लेट फीस, नॉर्मल फीस प्लस लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपने 300 दिन क्रॉस कर दिए तो फिर आपको पेनाल्टी भी लगेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले नॉर्मल फीस, उसके बाद में लेट फीस और उसके बाद में पेनाल्टी भी लगना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, फीस के बारे में ध्यान रखना। ठीक है भाई, आरओसी कभी भी समन कर सकता है, आरओसी पार्टनर्स एम्प्लॉयज कभी भी समन कर सकता है, उनसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। इतना पावरफुल रहने वाला है आरओसी डेफिनेटली। और इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है, इनके जो पार्टनर्स है, इनके जो स्टेटमेंट्स है, एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे दोस्तों। आइए, अगर मैं बात करूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, बिल्कुल सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल इनकम, ऑल रिसीट्स और पेमेंट्स के बारे में, ऑल रिसीट्स और पेमेंट्स के बारे में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेल्स और परचेज के बारे में आना चाहिए, और उसके बाद में एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम। आइए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की अगर हम बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो पार्टनर्स ने जिम्मेदारी ली है चलाने की, एलएलपी को चलाने की, एक्टिवली चलाने की, लॉ के कंप्लायंस की, उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहला ऑडिटर अपॉइंट होगा बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज पहले। ठीक है, 30 डेज बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपॉइंटमेंट होगा। अगर कैजुअल वैकेंसी होगी, वापस यही लोग अपॉइंट करेंगे, रिमूवल यही लोग करेंगे। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर जो बाकी सारे पार्टनर्स है, जो इन्वेस्टर पार्टनर्स है, ठीक है, डमी पार्टनर्स, जो सारे पार्टनर्स है, जो नॉन एक्टिव पार्टनर्स है, डोरमेंट पार्टनर्स है, वो सब लोग मिलकर फिर अपॉइंट करेंगे। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर ने अपना धर्म नहीं निभाया तो एडवांटेज ऑफ ऑडिट, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडवांटेज ऑफ एलएलपी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट एक ही रहने वाला दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपकी बात अगर करूं तो ऑडिट ऑफ हायर परचेज कंपनी और लीजिंग कंपनी आता है। हायर परचेज कंपनी, लीजिंग, इतना प्यारा फ्लो है दोस्तों, एक बार में आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आप एक हायर परचेज कंपनी, लीजिंग कंपनी में बैठे हुए हैं। क्या होगा? सबसे पहले अगर आप उसको ऑडिट करने वाले, ठीक है, सबसे पहले आपको पूरा इमेजिनेशन करना है। सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, एमओए और एओ के अंदर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इनके पास में हायर परचेज और लीजिंग काम करने का पूरा परमिशन है। इनके पास में हायर परचेज और लीजिंग के काम करने का पूरा परमिशन दोस्तों, ये बिल्कुल दिखना चाहिए, ये बिल्कुल दिखना चाहिए। एमओए और एओ में पूरी परमिशन है, ये दिखना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, लोग इनके पास में प्रपोजल देते हैं कि सर हमको हायर परचेस में ये क्रेन चाहिए, ये फैक्ट्री चाहिए, ये क्रेन चाहिए, ये ट्रैक्टर चाहिए। प्रपोजल आता है, ठीक है, तो प्रपोजल आना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए, उसकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए। प्रपोजल कौन सा बंदा है, किसको चाहिए, क्या चाहिए, उसका क्रेडिट वर्दीनेस है क्या, इसके पास में ताकत है क्या कि वो इंस्टॉलमेंट्स को पे कर पाएगा, लीज पेमेंट्स को पे कर पाएगा। ठीक है, वो देखना चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस। अगर ऐसा लगता है इसका प्रपोजल बहुत अच्छा है, ल्यूक्रेटिव है, अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस बोल रहा है,
ठीक है, एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्रेडिट वर्दीनेस है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगता है। देखो एक फ्लो में चीजें हो रही है, पहले कंपनीज बनी, एमओए की हम लोगों ने बात कर ली, फिर इनके बाद में प्रपोजल्स है उसकी बात कर ली, फिर क्रेडिट वर्दीनेस है ना उसकी बात कर ली, फिर अप्रूवल होता है उसकी बात कर ली, उसके बाद में अग्रीमेंट बनता है, एसेट का डिस्क्रिप्शन होता है कि तेरे को ये एसेट देंगे, ये पार्टीज इन्वॉल्व है, ये तेरे को एसेट देंगे, इतनी इसकी कैश प्राइस है, इतनी इसकी हायर परचेस प्राइस है, इतना कैश डाउन पेमेंट है, इतने इंस्टॉलमेंट है, ये सारी डिटेल्स अग्रीमेंट में होंगे। फिर उसके बाद में अग्रीमेंट बनने के बाद उसको बोलेंगे कैश डाउन पेमेंट दे, फिर कंपनी जाकर एसेट को खरीदेगी, अपने नाम पर रखेगी और उसको यूज करने के लिए देगी, उसको इंस्टॉल करके देगी, उसको इंश्योर करके देगी, ठीक है, और उसका वैल्यूएशन भी होगा कि भैया ठीक है तेरे को एक बहुत बढ़िया एसेट इंस्टॉल करके दिया, इंश्योर करके दिया, उसकी ये प्रॉपर वैल्यू है, अब इसको अच्छे से यूज करना, कोई भी नुकसान होगा तो तेरे से वसूल करेंगे। अगर वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहा दोस्तों, और इंस्टॉलमेंट जब आएंगे उसकी अकाउंटिंग AS 19 के हिसाब से करते हो जो आप अकाउंट से पढ़ती हो। अगर ठीक है, और हम कंफर्मेशन लेंगे कि सही में इतने इतने लोगों के पास में इतने इतने एसेट्स हायर परचेज और लीज पे गए हुए हैं ना, अगर ये लोग डिफॉल्ट करते हैं तो रीपजेस कर लेंगे एसेट। ठीक है, देखो ये प्यारा फ्लो है, हायर परचेस में भी वही आंसर लिखना है दोस्तों, लीज में भी वही आंसर लिखना है, दोनों में एक ही तो फर्क होता है, हायर परचेस में एसेट ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों, हायर परचेस में एसेट ट्रांसफर, हायर परचेस के अंदर एसेट ट्रांसफर हो जाता है और लीज के अंदर एसेट ट्रांसफर नहीं होता, वापस आ जाता है, बस यही फर्क होता है दोस्तों। ठीक है, आपका ये दिया हुआ यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, जो आप अकाउंट से पढ़ते कॉपी पेस्ट वही आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी द सेम थिंग, कोई उसमें चेंज नहीं होगा दोस्तों, इसका आप ख्याल रखना। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, देखिए फिर अगर मैं बात करूं तो आपके ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो चैरिटी का काम होता है, तीन लीगल फॉर्म होते हैं चैरिटी का काम करने के लिए इंडिया में, तीन लीगल फॉर्म होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन से तीन लीगल फॉर्म? देखो 1 2 3, सबसे फेमस है आपका सेक्शन 8 कंपनी। आपको चैरिटी का काम करना है, पूरे ट्रांसपेरेंसी से करना है, बड़े लेवल पे करना है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो और चैरिटी का काम कर सकते हो। फिर आप पब्लिक ट्रस्ट बना सकते हो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट is formed under public trust, it will be governed by public trust act applicable in relevant state। however हर स्टेट का अलग हो सकता है, अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट नहीं है स्टेट के अंदर तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो हर स्टेट के अंदर अपना पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है, उसके अंदर आप खुद को रजिस्टर करवा लीजिए। अगर नहीं होगा तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आप चले जाओगे, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टेट का एक्ट नहीं होगा तो फिर, लेकिन हर जगह पे ऐसे ही होता है, अगर स्टेट का एक्ट नहीं है तो सेंट्रल का जो एक्ट है वो लग जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चैरिटेबल सोसाइटी की, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चैरिटेबल सोसाइटी की। इफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज फॉर्म्ड एज सोसाइटी, सोसाइटी भी बना सकते हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। तो अगर आज के डेट में इंडिया में आपको चैरिटी का काम करना है तो तीन फॉर्म्स बहुत फेमस है, लीगल फॉर्म्स जो आपको पता होने चाहिए, या तो सेक्शन 8 या फिर उससे छोटा पब्लिक ट्रस्ट या उससे छोटा चैरिटेबल सोसाइटी। तो ये लॉस का नॉलेज, अगर आप इनका ऑडिट करने जाओ तो रिस्पेक्टिव लॉस का नॉलेज लेके जाना। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट का पूरा नॉलेज लेके जाना दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट का पूरा नॉलेज लेके जाना, क्योंकि इनको भारी एग्जेम्पशंस होते हैं और फिर भारी एग्जेम्पशंस होते हैं, पहले उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, उनको ऑडिट करवाना पड़ता है, कुछ रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको पैसा चैरिटी के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी परसेंट आप पढ़ते हो इनकम टैक्स के अंदर। और फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन FCRA, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो FCRA एक्ट का, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लॉज लगते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, आपको पता होना चाहिए कौन से लॉज लगते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है कि भाई थोड़ा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताओ। ठीक है, सभी चैरिटेबल जितने भी है, ठीक है, इन लोगों ने अगर इनको गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए, इनको सब्सिडीज चाहिए, इनको ग्रांट्स चाहिए, इनको डोनेशंस चाहिए, इनको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनको मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, देखो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, आपका कैश बुक आएगा, लेजर, आपका कैश बुक, जर्नल, लेजर इसके अंदर आने वाला दोस्तों। फिर इसके बाद में आपके इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितना भी खर्चा करते हैं इनके बिल होने चाहिए, जितना भी इन्होंने खर्चा किया, जितने भी इनको डोनेशंस मिले उसकी रिसीट्स होनी चाहिए, जितना भी खर्चा करते हैं उसके प्रॉपर बिल्स होने चाहिए इनके पास में। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रिकॉर्ड्स मिलते होने चाहिए। एनी अदर बुक्स जो लगे ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए और भी मेंटेन कर सकते हैं, भाई मेंटेन करना है तो कौन इनको रोकेगा। और फिर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर ट्रस्ट, क्योंकि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है, आर दे मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। तो ध्यान रखिए दोस्तों,
प्रॉपर बुक्स इनको मेंटेन करने पड़ते हैं, उसमें क्या क्या आएगा, उसके रिकॉर्ड्स और ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। इसी के बेसिस पे हर साल लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, रिस्पेक्टिव स्टेट लॉज में लिखा है कि उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है कौन से लॉ लगेंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, कॉमन सेंस के ऊपर, कॉमन सेंस ऑडिटर की जिम्मेदारी है सबसे पहले रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना है, ठीक है। रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना है सबसे पहले रिवर्स के अंदर, रिवर्स के अंदर मतलब क्या दोस्तों, ठीक है। रिवर्स के अंदर सबसे, ठीक है, आपको आपके रिकॉर्ड्स आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड्स आपको वेरीफाई करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो भी रिकॉर्ड्स है, सब जो भी रिकॉर्ड्स है लॉ में जितने रिकॉर्ड्स होते हैं उतने मेंटेन किए ना, ठीक है। फिर आप जब वेरीफाई करोगे उसकी अकाउंटिंग आपके एएस के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी अकाउंटिंग बराबर है। थोड़ी सी भी कमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो एएस लग जाते हैं। स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग को आपको फॉलो करना पड़ेगा। टेस्ट चेक बेस पे आप चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। टेस्ट चेक बेस पे आप चल सकते हो, बहुत सिंपल है। मतलब रिवर्स आपको, आप ये बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो एंट्रीज है वो एएस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। उसको सैंपल बेस पे चेक कर सकते हो, वैसा आप थोड़ा रिवर्स सोच के इसको बना सकते हो, ठीक है। जो भी आप ऑडिट करो उसके डिटेल वर्किंग पेपर्स आप मेंटेन करो, आपका क्या प्लान था, आपका क्या प्रोग्राम था, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किए, वो आपको करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों। एज अ ऑडिटर आपको बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा, आपको आपके वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को प्रूव कर सको आपने सिस्टमैटिकली क्वालिटी ऑडिट किया, बहुत अच्छे से ऑडिट किया है, ठीक है। ट्रस्ट के बारे में बात कर दोस्तों, देखो ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन नहीं आ सकता, 3-4 मार्क के तो क्वेश्चन होते हैं, 3-4 मार्क के तो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये अलग अलग आ सकता है, अलग अलग ही आ सकता है। अगर मैं बात करूं ट्रस्ट की, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा ट्रस्ट एक्ट लगता है। इनको स्टेट का ट्रस्ट एक्ट लगता है कि इनको इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लगता है, कौन सा ट्रस्ट एक्ट लगता है और उसका पूरा नॉलेज, ठीक है, पूरा नॉलेज उसका लेना चाहिए। फिर उसके बाद देखना चाहिए वो लॉ के हिसाब से नंबर ऑफ ट्रस्टीज है ना, नंबर ऑफ ट्रस्टीज मेंटेन है ना, उसकी रेगुलरली मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग्स के बराबर मिनट्स रखते हैं ना, ट्रस्टी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रस्टी का ट्रस्ट में भी इंटरेस्ट है और जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अप्रूवल्स हो रहे हैं, उसमें भी इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ट्रस्ट को जमीन चाहिए, ट्रस्टी की जमीन खरीद रहे, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। और इनका ये किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिसीवेबल पेएबल में डेटर क्रेडिटर में कनेक्टेड तो नहीं है। तो पूरा नजर होना चाहिए कि भाई ट्रस्टी से रिलेटेड सारा लॉ फॉलो हो रहा है ना, और ट्रस्टीज जो है दूध के धुले हुए है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। फिर मतलब आप देखिए जैसे हम लोगों ने हेडिंग्स बनाए थे लॉ और इंटरनल कंट्रोल्स के, लॉ और इंटरनल कंट्रोल्स का एक पॉइंट हो गया। फिर इनकम्स में डोनेशन, अब बार बार डोनेशन को चेक करना बहुत आसान है, लिस्ट ले लो और लिस्ट से आप चेक कर लो डोनेशन बराबर मिला कि नहीं। एक्सपेंस में चैरिटी पर्पस के लिए सारे खर्चे किए हैं ना, वो आप देख लो। अगर इन्होंने डोनेशन दिया है तो चैरिटी पर्पस के लिए ना, वो देख लो। एसेट के बारे में बार बार वही चीज है, आपकी इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री के बारे में आप बोल दीजिए। फिर उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में ये लोग ऑडिट प्रोसेस, उसके बाद में ये लोग अदर पॉइंट्स में, बोलता हूं अदर पॉइंट्स में रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन कर रहे हैं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं है, वो पॉइंट है, ठीक है। आपको पूरा देखना है कि पूरा अकाउंटिंग बराबर है ना, वो पॉइंट है। और आपको रिपोर्टिंग करनी है, रिकॉर्ड्स देखने हैं, चेक करने और रिपोर्टिंग करनी है। तो गाइज बिल्कुल कॉपी पेस्ट, और ये मोटा मोटी आपको याद रखना है। एक बार आपको एग्जाम में जाने से पहले सुन के जाना है, एक बार आपने सुन के गया, बहुत ज्यादा ये फ्री फ्लोइंग चैप्टर दोस्तों, इसका आप रिवीजन देखो ना, आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं इसका आप रिवीजन वीडियो जरूर देखना, ठीक है। आपने इसको 2-3 बार देखना, दिमाग में फटाफट आपके फिट हो जाएगा वो रिवीजन वीडियो, डिटेल रिवीजन वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे रुकते हैं, हम लोगों ने ओवरव्यू लिया। अभी आगे के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 बचा हुआ है और चैप्टर नंबर 5 बचा हुआ है। बड़ा ही प्यारा सेशन होने वाला है, ठीक है, वो आप अच्छे से अटेंड करना दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी फन। अगर आपको बहुत मजा आया, प्लीज आप लेक्चर खत्म होने के बाद में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स है वो प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर डाला करो।